हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम चैप्टर 6 विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, पैरेलल और सीरीज़ कॉम्बिनेशन अर्थात समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन चालकों का हम लोगों ने पढ़ा कॉम्बिनेशन। और आज के इस वीडियो में हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव हम लोग आज पढ़ेंगे। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको कंटिन्यू करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अर्थात आप जब कोई भी एक कंडक्टर के थ्रू करंट पास करवाते हो तो वो करंट पास होने के कारण वो जो कंडक्टर है वो थोड़ा गर्म हो जाता है, उसी को उसका हीटिंग इफेक्ट बोला जाता है। जिसके हीटिंग इफेक्ट मतलब वो हीट जनरेट हो गया करंट बहने के कारण। तो उसी के बारे में स्टडी करेंगे आज पेज नंबर 68 पे। तो ये देख रहे हो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव चैप्टर 3, ठीक है। तो विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव है इसका थ्योरी मैं आप तुम लोगों को समझा देता हूँ पहले। मान लो कि ये एक कंडक्टर है या एक तार है, ठीक है। इसको हम लोगों ने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। यह पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो करंट ऐसे बहेगा, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बहेगा और इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स उल्टा दिशा में बहते हैं, ठीक है। करंट, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन ऐसे होगा पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उल्टे दिशा में बहेंगे। अभी ये एक कंडक्टर है, मतलब इसमें काफ़ी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। अभी जब करंट, ये लोग जब करंट बहता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट तेज हो जाता है। ये तेज़ी से इस दिशा में जाने लगते हैं क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस के चक्कर में ये लोग इस डायरेक्शन में जाने लगते हैं। अब जैसे इस डायरेक्शन में तेज़ी से जाने लगते हैं तो काफ़ी सारे एटम्स है, यहाँ पॉजिटिव आयंस भी है, तो उसमें ये टकराते हैं। इसको अगर मैं बड़ा करके दिखाऊंगा, इस चीज़ को अगर इस पोर्शन को अगर मैं बड़ा करूंगा तो मान लो कि यह तुम्हारा जो है कंडक्टर का बड़ा वाला ड्राइंग है। तो इसमें एटम है ऐसे ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐसे एक से दूसरे में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं। बीच में ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकरा रहे हैं। प्रोटॉन्स के फोर्स से इनको धीरे किया जा रहा है, उसी के कारण यह ऊष्मीय प्रभाव होता है। ये आपस में टकराते हैं और इनकी जो ऊर्जा है, इनकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी खो जाती है इस टकराव के कारण। तो वो जो एनर्जी खो जाती है वह ऊष्मीय मतलब हीट बन के उत्पन्न होती है, उसी को ऊष्मीय प्रभाव बोला जाता है। अभी तुम जैसे समझोगे इस चीज़ को, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इस तरफ मूव कर रहे थे, इस तरफ मूव कर रहे हैं, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इससे मूव कर रहे हैं वो आपस में टकरा जाते हैं और उससे ऊष्मीय जो उनका ऊर्जा है, जो उनका एनर्जी है वो कम हो जाता है, जिसको कि हीट इफेक्ट की तरफ उत्पन्न होता है वो। यहाँ देखो, यहाँ लिखा है, यह साधारण अनुभव की बात है कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब वह चालक गर्म हो जाता है, अर्थात विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरण होता है। तो मतलब कोई भी कंडक्टर के थ्रू अपने अगर करंट जाता है तो वो थोड़ी देर में गर्म हो जाता है ना। तो उसी को हीटिंग, इसे ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। अगर तुमसे कोई पूछा जाए कि ऊष्मीय प्रभाव क्या है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, तो यही चीज को ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी इसके ये क्यों होता है, यहाँ पे इसके बाद वो लिखा हुआ है। तो यदि किसी चालक, जैसे कोई धातु या एक तार, जैसे कि कोई कॉपर का वायर या एल्युमिनियम का या जो वायर होता है, कि दोनों सिरों को सेल या बैटरी से जोड़ा जाए, जो कि हम लोगों ने अभी ड्राइंग में भी किया, तो चालक के सिरों के बीच एक विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जो कि
वो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वही उस चालक के सिरों के बीच में क्रिएट हो जाता है, स्थापित हो जाता है। चालक के मुक्त फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, जो तुम्हारे मान लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये उसका न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है एक एटम का, कोई भी एक एटम का। तो जो सबसे बाहर में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसमें न्यूक्लियस का जो, या प्रोटॉन्स तो सारे न्यूक्लियस में रहते हैं। तो ये मान लो कि ये एक एटम है, तो ये उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है और ये बाहर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जो सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉन्स है, जो मतलब न्यूक्लियस से दूर है, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम है, तो इसलिए वो थोड़े से फ्री रहते हैं। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये उस विभवांतर के आवेश में आकर ये लोग ट्रैवल करने लगते हैं, मूवमेंट करने लगते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चालक के उच्च विभव के सिर की ओर त्वरित एक्सेलरेट होते हैं, परंतु इन इलेक्ट्रॉन की चाल लगातार बढ़ नहीं पाती, क्योंकि वे अपने मार्ग में पड़ने वाले चालक के धन आयनों, मतलब पॉजिटिव आयंस जो है, जो कि दूसरे एटम्स के न्यूक्लियस वगैरह से बराबर टकराते रहते हैं, इससे उनकी चाल मंद पड़ जाती है। इस प्रकार विभवांतर के कारण इलेक्ट्रॉन जो गतिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसका कुछ भाग वह चालक के आयनों को दे देते हैं। तो उन्होंने जो विभवांतर के कारण जो ऊर्जा प्राप्त की थी, उसके वह थोड़ी सी उनके टकराने में वो ऊर्जा खो जाती है, और वही ऊर्जा जो है, जो टकराने के कारण खोते हैं, वह हीट बन के, या वह यहाँ पे देखो, इसे चालक के आंतरिक जो गतिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार विभवांतर के कारण इलेक्ट्रॉन जो गतिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसका कुछ भाग वे चालक के आयनों को दे देते हैं टकराने में। इससे चालक की आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, और उसके फलस्वरूप चालक का ताप बढ़ जाता है, क्योंकि उसे यह ऊर्जा मिला, तो उसके कारण उसका टेम्परेचर बढ़ गया और वह थोड़ा गर्म हो गया। तो इसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोला जाता है, ऊष्मीय प्रभाव बोला जाता है। तप्त चालक इस प्रकार से प्राप्त ऊर्जा को अपने अगल बगल की वस्तुओं में ऊष्मा अंतरण, हीट ट्रांसफर द्वारा वितरित करता है। तो उस कंडक्टर के पास जो भी है, वह उसको भी फिर गर्म कर देता है। तो यही एप्लीकेशन होता है हीट ट्रांसफर ऑफ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। तो अभी इसका एग्जांपल ये देखो, ये जैसे अपने अभी दिसंबर का महीना है और ठंड है, तो ठंड में हम लोग गर्म पानी से नहाते हैं। अब पानी गर्म करने का एक तरीका होता है जो हीटर यूज़ करते हैं। हीटर में क्या होता है, इस प्रकार का, तुम लोगों ने देखा होगा, इस प्रकार का एक रॉड रहता है ना, और इसको हम लोग एक तार से फिर एक इलेक्ट्रिसिटी सोर्स, एक प्लग में लगा करके ऑन कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, अब इसको फिर पानी में डुबा देते हैं। तो मान लो ये एक तुम्हारा बाल्टी पानी का है, यहाँ तक इस हीटर को ऐसे डुबा देते हैं, है ना। इस हीटर को डुबा दिए और इसको फिर प्लग में लगा के स्विच ऑन कर देते हैं। तो थोड़ी देर में देखते हैं कि ये पानी गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब स्विच ऑन करते हैं तो इसमें से करंट बहने लगता है। जब करंट बहता है तो ये जो कंडक्टर है ये गर्म होने लगता है। ये गर्म होता है तो ये अपना गर्माहट इस पानी में भी पास करता है, जिससे कि ये पानी गर्म होता है। तो इसी प्रकार हम लोगों का हीटिंग रॉड से, या इमर्शन हीटर जिसको बोलते हैं, उससे अपने पानी गर्म करते हैं ठंड में। और अब तुम मान लो जैसे जो कपड़ा इस्त्री होता है, आयरन करते हैं, उसका भी सेम है। वो इलेक्ट्रिसिटी अपने प्लग, आयरन का जो प्लग होता है उसको लगाकर स्विच ऑन करते हैं तो करंट बहता है, और वो करंट से ही वो आयरन गर्म होता है, और उसी से फिर हम लोग अपना कपड़ा को आयरन करते हैं, इस्त्री करते हैं। तो वह भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। तो ये सब साधारण एग्जाम्पल है जहाँ पे हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का उपयोग करते हैं। अभी जैसे ये देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज में, पेज 70 में, विद्युत तापक, इलेक्ट्रिक हीटर, है ना। विद्युत तापकों में नाइक्रोम के तार की कुंडली विद्युत रोधी पदार्थ जैसे चीनी मिट्टी
अभ्रक आदि के आधार पर फैली रहती है। कुंडलियों और विद्युतरोधी आधारों का डिज़ाइन उपकरण के उपयोग के अनुसार होता है। अतः बिजली का चूल्हा, हीटर, विद्युत केतली, विद्युत इस्त्री, आयरन के आदि अपना अपना डिज़ाइन होता है, परंतु इन सभी के कुंडली में जब प्रबल धारा प्रवाहित होती है तो यह गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करती है। समझ में? तो ये होता है इसका इफेक्ट। एक और काफ़ी कॉमन एप्लीकेशन है फ्यूज़ का। आजकल तो फ्यूज़ कम लगते हैं, पर पहले फ्यूज़ ज़्यादा लगा करते थे। तो फ्यूज़ में क्या होता है, तुम देख रहे हो, ये जो चित्र देख रहे हो, यहाँ पे जो देख रहे हो एक तार है, ये जो देख रहे हो यह एक तार है, फ्यूज़ वायर इसको बोलते हैं। तो यह एक मेटल का बना होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा कम होता है और ये जल्दी गर्म हो जाता है। तो इसका ये क्या होता है, जब भी करंट अगर ज़्यादा बहता है, मान लो कि जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रहा है वहाँ पे कुछ वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुआ और बहुत ज़्यादा करंट वहाँ से सप्लाई हो गया, तो ज़्यादा करंट होने से क्या है, हमारे घर में जो उपकरण वगैरह लगे हुए हैं वो डैमेज हो सकते हैं। तो उसको बचाने के लिए कि उनमें से ज़्यादा करंट ना बहे, तब ये फ्यूज़ वायर मेल्ट होके सर्किट ब्रेक हो जाता है। अगर इसमें से ज़्यादा करंट बहेगा तो फटाफट गर्म हो जाएगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण यह पिघल जाएगा, गल जाएगा। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो ये गल के अलग अलग हो गया है, तो सर्किट ब्रेक हो गया, इसलिए करंट वहीं पे रुक जाता है और करंट फ्लो नहीं करता। फ्यूज़ वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक्स द सर्किट, देखो लिखा है यहाँ पे, फ्यूज़ वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक्स द सर्किट। तो ज़्यादा करंट उसी वक्त रुक जाता है और फिर जब तक कि हम लोग इस फ्यूज़ वायर को नए फ्यूज़ वायर से रिप्लेस नहीं कर दे तब तक करंट और नहीं बहेगा। तो यह एक बहुत कॉमन एप्लीकेशन होता था फ्यूज़ वायर का पहले। इसमें जैसे लिखा हुआ है, तुम लोग भी पढ़ सकते हो, बिजली के उपस्करों तथा मकानों में बिजली की धारा ले जाने के लिए जो परिपथ बनाया जाता है उनमें कांच की नली या चीनी मिट्टी या एक तरह के प्लास्टिक से ढके उपकरण होते हैं जिन्हें फ्यूज़ कहा जाता है। इनमें जस्ता या लेड और टीन का मिश्रित धातु का तार लगा होता है, इसी को फ्यूज़ वायर कहा जाता है। ठीक है, तो यह चीज़ है। अच्छा, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ये फ्यूज़ वायर, ये जो हीटिंग इफेक्ट है, ये कैसे काम करता है और इसका नियम क्या है। तो इसका अभी तुम लोग देखो, मान लो कि यह तुम्हारा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, यह परिपथ है, ये सर्किट है, और यह एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस हो गया। तो करंट ऐसे बह रहा है, ये पॉइंट के अक्रॉस हम लोगों ने एक वोल्ट मीटर से देखा कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V है, पोटेंशियल डिफरेंस V है, I करंट बह रहा है। तो करंट का हम लोगों ने परिभाषा क्या बताया था स्टार्टिंग में, करंट का परिभाषा था कि कितना चार्ज कितने समय में फ्लो कर रहा है, उसी को करंट कहा जाता है। तो Q इज इक्वल्स टू IT, ये हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में देखा था कि मान लो Q चार्ज बह रहा है, T समय में उतना चार्ज बहा, तो करंट कितना बहेगा, तो करंट हो जाएगा Q इक्वल्स टू IT, जहाँ पे I करंट है, I इक्वल टू Q बाई T। तो इसी से हम लोग लिख सकते हैं Q इक्वल टू IT। अभी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो अभी करंट ऐसे बह रहा है, चार्ज ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब है कि चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ रहा है, तभी वो चार्ज यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो वो कार्य कितना होगा, तो हम लोगों ने ये भी देखा था कि एक चार्ज को अगर V पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना है, हम लोगों ने देखा V है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर V पोटेंशियल डिफरेंस है तो एक चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में वर्क होता है W इक्वल्स टू QV, मतलब Q चार्ज गया और पोटेंशियल डिफरेंस उसमें V क्रिएट हो गया, तो टोटल कार्य किया गया W इक्वल्स टू QV। ठीक है, तो अभी यहाँ पे Q को हम लोगों ने देखा ऊपर Q इक्वल टू IT, तो यहाँ पे जो Q है उसको IT से लिख सकते हैं, तो W इक्वल्स टू QV, Q के बदले हम लोगों ने IT लिख दिया। ठीक है, तो W इक्वल्स टू VIT हो गया, इसको अंडरलाइन कर लो, एक नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, W इक्वल टू VIT। अभी परंतु ओम का नियम में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ओम का नियम में हम लोगों ने ये पढ़ा है V इक्वल्स टू IR। यह अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है, करंट I बह रहा है और इसका रेजिस्टेंस R है, तो यह नियम फॉलो होता है ओम्स के नियम के हिसाब से, V इक्वल्स टू IR। तो अभी ऊपर हम लोगों ने देखा W इक्वल टू VIT, V
को हम लोग इससे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि V बराबर आई आर होगा, तो W इक्वल्स टू वी आई टी, वी के बदले हम लोगों ने ओम्स लॉ यूज़ करके आई आर लिख दिया, तो यह हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। इसको भी मार्क करके अंडरलाइन कर लो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यह जो है, ये दोनों इक्वेशन तुम्हारे को याद रखना पड़ेगा। इसका क्या अर्थ हुआ कि अगर टी टाइम तक आई करंट बह रहा है इस रेजिस्टेंस से, तो जो ऊष्मा या हीट जनरेट होगा वह कितना होगा, आई स्क्वायर आर टी जनरेट होगा। इतना कार्य इस पर किया गया जो कि खो गया है, तो उतना उस पर जनरेट हो रहा है हीट। कार्य और ऊर्जा आपस में परिवर्तित हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये देखो, इसलिए इन नियमों को जूल के ऊष्मीय नियम, इसको देख रहे हो, जूल का ऊष्मीय नियम क्या क्या है। जूल का ऊष्मीय नियम हम लोगों ने देखा, W इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी हम लोगों ने देखा। तो अगर W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जो हीट है वह, ये देखो यहाँ पे लिखा है U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होगा, यहाँ पे 2 नीचे लिखा हुआ है, आई स्क्वायर होगा, ठीक है। तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के वर्ग के समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, यह पहला नियम है। दूसरा नियम, U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। तीसरा, U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। आई स्क्वायर आर टी था ना, तो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, R के प्रोपोर्शनल है और T के प्रोपोर्शनल है, जो हीट है, और उसी को जूल का ऊष्मीय नियम कहा जाता है, ठीक है। तो और इसके हम लोगों ने उपयोगों के बारे में भी पढ़ा है। और अब लास्ट में इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कितना कार्य किया गया, उसी हिसाब से पावर को कैसे डिफाइन करते हैं। शक्ति क्या होता है, कितने समय में कितना कार्य किया गया। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ये फॉर्मूला, शक्ति बराबर ऊर्जा बटा समय, कितना ऊर्जा जनरेट हुआ कितने समय में, तो उसी को विद्युत शक्ति कहा जाता है। तो P इज इक्वल्स टू कितना काम हुआ कितना टाइम में, P इक्वल्स टू W बाई टी, ये याद रख सकते हो। W हम लोगों ने देखा आई स्क्वायर आर टी होता है, और T यहाँ पे T, तो T और T दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा आई स्क्वायर। तो P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, ये भी याद रखना है। और इसमें हम लोग इसको ऐसे V इक्वल टू आई आर से ये भी प्राप्त कर सकते हैं, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। तो P, अगर पावर पूछा जाए कि विद्युत शक्ति कितनी उत्पन्न हुई, तो P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर कर सकते हैं या आई स्क्वायर आर कर सकते हैं, ठीक है। पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट यहाँ दिया हुआ है वॉट, ठीक है, यही इसका यूनिट होता है। और इसका वॉट का मतलब हुआ 1 वोल्ट 1 एम्पियर तक, अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और 1 एम्पियर उसमें करंट बह रहा है, तो उसी को 1 वॉट का पावर कहा जाएगा। यदि किसी परिपथ में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, तो उस परिपथ की विद्युत शक्ति 1 वॉट कहलाती है। अगर पूछा जाए कि 1 वॉट क्या होता है, तो ये बोल सकते हो तुम। और उसको, उसी चीज को 1 वॉट को हम लोग ये भी 1 जूल प्रति सेकंड के हिसाब से भी बोल सकते हो। या यदि किसी परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड की दर से कार्य किया जा रहा है, तो उस परिपथ की विद्युत शक्ति 1 वॉट कहलाती है। तो यह दोनों अगर तुम पढ़ोगे तो तुमको समझ में आएगा कि वॉट को हम लोग V इंटू आई, मतलब उसके जो वी आई, P इज इक्वल्स टू वी आई, और या P इज इक्वल्स टू W बाई टी, 2 फॉर्मूला से हम लोगों ने डिफाइन किया, तो 2 परिभाषा निकल गई। तो उसी को दोनों अलग अलग करके लिखा हुआ है। और जो हम लोगों के घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसका हम लोग जो बिल भरते हैं वो कैसे होता है कि एक मीटर लगा होता है, उस मीटर में कितना यूनिट आया, तो उतना यूनिट के हिसाब से जो रेट होता है वो लगा के देते हैं। तो वो जो यूनिट होता है कितना कार्य किया, वह यहाँ पे देखो लिखा हुआ है BOT यूनिट, मतलब 1 BOT यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर। किलोवाट, अच्छा वॉट, एक वॉट हम लोगों ने देखा अभी क्या होता है। तो किलोवाट कितना होता है, 1000 वॉट को 1 किलोवाट कहा जाता है। ये देखो 1000 वॉट को 1 किलोवाट कहा जाएगा। और किलोवाट आवर क्या होता है,
अगर 1 किलोवाट का अप्लायंस को 1 घंटा तक हम लोग यूज़ करेंगे तो उसको किलोवाट आवर कहा जाएगा। तो 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, तो यह होता है। तो अगर कितना यूनिट, अगर यहाँ पे मान लो कि तुम्हारे घर में एक दिन में 4 यूनिट यूज़ हुआ, तो मतलब 4 किलोवाट आवर तुम्हारा कंजम्पशन था, उतना तुम लोगों ने यूज़ किया। उसी हिसाब से 4 किलोवाट आवर का जो रेट होगा वह, उसको हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना एनर्जी या वर्क तुम लोगों ने यूज़ किया, उसके हिसाब से फिर उसको हम लोग बिल भरते हैं। इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल सवाल है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।